Question number 1. A student investigates the period of a pendulum. So distance d is measured from the bottom of the clamp to the center of the bob. This is the bottom of the clamp and this is the center of the bob. The student adjusts the length of the pendulum until d is equals to 50 centimeter. So this distance shown is equals to 50 centimeters. Yes, this one. He displaces the bob slightly and releases it so that it swings. Okay. He uses a stopwatch to measure the time for 10 complete oscillations. तो जो टाइम है ये 10 complete oscillations के लिए, which is 14.21 क्योंकि 21 milliseconds है. Figure 1.2 shows the reading on the stopwatch. Record in table 1.1 the time for 10 complete oscillations. हमारे पास 10 complete oscillations का टाइम है और अब हमने इसको अपने टेबल में रिकॉर्ड करना है. So yes, small t है ये और ये भी हमारे पास small t पूछा गया टाइम t. So we will just simply record this value 14.21 और 2 decimal places तक ही लेना है क्योंकि हमारे पास आगे की values भी 2 decimal places तक given है. Now next part. Yes. Calculate and record in table 1.1 the period t of the pendulum. The period is the time for one complete oscillation. तो one complete oscillation के लिए हम क्या करेंगे? 10 के लिए जो टाइम गिवन था उसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे क्योंकि हमने 1 oscillation के लिए फाइंड करना है, राइट. सो 14.21 वाज द टाइम फॉर 10 complete oscillations. तो हम उसको डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.421, जिसको हम 2 decimal places तक लेंगे क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज 2 decimal places तक गिवन है. तो हम उसको लेंगे 1.42. सी 2 decimal places. विल से कि ये राउंड ऑफ कर लेंगे 1.42 ही बनेगा. तो हमारे पास आंसर है 1.42 is the time taken for one complete oscillation. Now next part. Calculate t square and record your value in table 1.1. So what is t square? अगर हमारे पास t 1.42 था तो t square must be 1.42 square, right? तो हम यूजिंग अ कैलकुलेटर इसे फाइंड कर लेंगे और इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं. So हमारे पास काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है तो हमने इसे 2 decimal places तक ही लिखना है क्योंकि हमें 2 decimal places तक गिवन है वैल्यूज टेबल में. सो इट इज़ 2.02. इसको हम अपने टेबल में फिल कर देंगे 2.02. नाउ last part of A. Yes, we are done with these 3 and now last one. Write the units in the column headings. So you have to mention the units, d per centimeter क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था 50 centimeters. तो d per centimeter and then for time we have seconds, right? ये इन्होंने हमें बताया था. This is seconds. हमने मिली सेकेंड्स को भी सेकेंड्स में ही कन्वर्ट किया था 0.21 करके. So this is also in seconds क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 किया था वो है सेकेंड्स में. एंड t square, if t is equals to seconds तो t square will be equals to second square, राइट. तो इसके यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे सेकंड स्क्वायर क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है. नाउ पार्ट बी. द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर इन ए यूजिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 centimeter. द रीडिंग्स एंड रिजल्ट्स आर शोन. Another student suggests that t square is directly proportional to d. Explain briefly how to test the suggestion. ओके, तो हमारे पास इसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं. 2 मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ कि हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं डिस्टेंस का अगेंस्ट टाइम जो है टी स्क्वायर अगेंस्ट हम प्लॉट करेंगे. अगर वो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन तो इसका मतलब बाकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होता है. तो फर्स्ट मेथड ये है कि हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ वैल्यूज़ लेके और फिर उसका ग्रेडियंट चेक करेंगे. हमें ग्रेडियंट से पता चलेगा कि ये बात सही है या नहीं है. सो प्लॉट अ ग्राफ फॉर डिस्टेंस पर सेंटीमीटर अगेंस्ट टाइम स्क्वायर एंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. Will prove that d is directly proportional to t square. And then we have another method. तो इसके लिए हमने बेसिकली ग्रेडियंट ऑब्जर्व करना है उसका. देन मेथड नंबर 2. फॉर दिस हमने ये करना है कि हम d इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर करेंगे, राइट. तो इसका मतलब है कि d इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, राइट. हम डिफरेंट वैल्यू से ट्राई करेंगे. हमें एक वैल्यू d और टी स्क्वायर की गिवन है अगेंस्ट ईच अदर तो हम उसके लिए कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे. फिर हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेके रिलेशन डिटर्मिन करेंगे. नाउ द प्रोसीजर कैन बी रिपीटेड टू प्लॉट अ ग्राफ सजेस्ट एडिशनल वैल्यूज़ दैट आर सूटेबल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. तो अब उसके लिए हमने एडिशनल वैल्यूज़ बतानी है. एक इन्होंने हमें बताई है 50 centimeters और एक इन्होंने 100 centimeters बताई है. तो हमने कोशिश करनी है कि जो हम वैल्यूज़ है वो 100 centimeters से कम हो. बेशक 50 से भी कम हो लेकिन 100 से कम होनी चाहिए. तो वी कैन यूज़ 25 centimeters. मतलब कोई भी हम इस तरह से मतलब 5 के मल्टीपल्स ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि अगर हम इस तरह रैंडम वैल्यूज़ हैं 61 62 तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो सकती है. तो टेक 25 centimeters 60 centimeters 75 90 वी कैन मेंशन एनी 2 to 4 वैल्यूज़. Part D. Explain how you would measure the distance d as accurately as possible. Draw a diagram to help your explanation. तो इसमें हम या तो एक मेथड एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपर या दोनों के बारे में मेंशन कर सकते हैं. सो हमने सेट स्क्वायर यूज़ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ड्रॉ करते हैं. हम दिखाएंगे कि हमने किस तरह से स्केल रखना है और सेट स्क्वायर यूज़ करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माई पेंडुलम. अब मुझे उसके साथ ये हमने लेंथ मेजर करनी है यूजिंग अ स्केल मेजर करूँगी, राइट. तो अब हमने स्केल ड्रॉ करना है और उसको फ्लैट सर्फेस पे हमने स्ट्रेट इस तरह से रखना है कि हम सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ माई सेट स्क्वायर एंड नाउ आई विल ड्रॉ स्केल. ये ख़राब हो गया कि हम नई डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं. सो दिस इज़ अ न्यू वन. दिस इज़ माई पेंडुलम एंड वी हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस सेंटर तक. एंड नाउ दिस इज़ माई सेट स्क्वायर और इसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना है मैंने, सॉरी पैरेलल रखना है बिल्कुल इसके, ताकि फ्लोर के साथ परपेंडिकुलर हो. 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो और इस तरह से मैं ये देखिए 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है फ्लैट सर्फेस के साथ. एंड नाउ आई विल मेजर दिस डिस्टेंस. और जब हमने व्यू करना है तो आई लेवल को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना है. तो वो हम लिख देते हैं यूज़ अ सेट स्क्वायर
to hold the scale straight on the flat surface, forming a right angle, which means 90 degrees, right? So another method is view the scale reading by keeping your eye perpendicular in order to avoid any sort of parallax error. So हम आई भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि हमने किस तरह से पैरेलल व्यू करनी है. लाइक दिस, ये हमारा रीडिंग है, तो आई को बिल्कुल हमने परपेंडिकुलर रख लेना, हॉरिजॉन्टली व्यू करना. ओके, नाउ पार्ट ई. Explain why timing 10 oscillations gives a more accurate result for the period t than timing of one oscillation. ओके, तो अगर हम 10 ऑसिलेशंस के लिए टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी एवरेज लेंगे, जो हमारे पास टाइम आएगा हम उसको डिवाइड बाय 10 करके एवरेज यूज़ करेंगे, विच मीन्स कि हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा. एक्यूरेट इसलिए होगा क्योंकि जब हम पेंडुलम को रिलीज़ करते हैं और स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं उसके बीच में जो रिएक्शन टाइम होता है, अगर हम 1 ऑसिलेशन के लिए लेंगे तो वो रिएक्शन टाइम उसी में इंक्लूडेड हो जाएगा और हमारी रिजल्ट की एक्यूरेसी कम होगी. लेकिन अगर हम 10 ऑसिलेशंस के लिए लेंगे तो वो रिएक्शन टाइम डिवाइड हो जाएगा 10 में और एक्यूरेसी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो हम इसे लिख देंगे इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ माइनर एरर्स यानी रिएक्शन टाइम, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाता है हमारी जो रीडिंग्स होती है ना डिफरेंट 10 ऑसिलेशंस के लिए, तो उन समय वो डिवाइड हो जाता है. ओके, इन रीडिंग दी बिटवीन लीविंग द पेंडुलम, तो हम उसे रिलीज़ करें एंड स्टार्टिंग दी स्टॉप वॉच. एवरेज होती है तो उसमें हमारे पास चांसेस कम हो जाते हैं. द रिएक्शन टाइम इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड जो भी, क्योंकि हमने एवरेज लिया. ओके, नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. A student investigates the resistance of a wire. Figure 2.1 shows the circuit used. Okay, the student places a sliding contact S at a distance of 40 centimeters from B. तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस L है, this is 40 centimeters, हम इसे लेबल कर देते हैं. Yes, this one is sliding contact from B. तो ये है हमारे पास 40 centimeters. She measures the potential difference V across the length L of the resistance wire. She measures the current. ओके, हमारे पास जो वोल्ट्स में है ये वोल्टेज है और जो एम्पियर्स में है ये करंट होगा. सो दे आर आस्किंग अबाउट दी करंट, तो एम्पियर्स में होगा. दिस वन इज गोना बी सेंटर है वो 0.3 आ जाएगा एंड दिस इज 0.34 एम्पियर्स, कि वो 5 में से जो 2 डैशेस हैं ईच जो डिस्टेंस होता है ना हर 2 डैशेस के बीच में वो होगा हमारे पास 0.02 सॉरी. रिकॉर्ड दी पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ योर टेबल. तो ये हमारे पास सिंपल है, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है. नाउ यू रीड दिस. जो एक डैश है वो रिप्रेजेंट करिए 0.1, दिस इज गोना बी 1.2. ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज वोल्ट्स, लेंथ इज इन सेंटीमीटर्स एंड रेजिस्टेंस इन ओम, राइट. सो नाउ वी आर डन विद 2 पार्ट्स. पार्ट 1 भी हो गया है करंट वाला, पार्ट 2 हो गया वोल्टेज वाला. नाउ पार्ट बी. द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर इन ए यूजिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर, 60, 70 एंड 80. तो हम डिफरेंट लेंथ्स लेके अपना प्रोसीजर रिपीट करें. रीडिंग्स आर शोन इन टेबल. कैलकुलेट दी एंड रिकॉर्ड द वैल्यूज़ फॉर रेजिस्टेंस यूजिंग दिस इक्वेशन. तो हमने ये इक्वेशन यूज़ करनी है और जो हमारे पास वैल्यूज़ है रेजिस्टेंस की वो हमने रिकॉर्ड करनी है. तो इट्स वेरी सिंपल, हमें सब कुछ गिवन है, बस हमने फॉर्मूला यूज़ करना है और कैलकुलेटर के थ्रू रीडिंग्स रिकॉर्ड करनी है. तो हम जल्दी जल्दी से वो कर लेते हैं. जो करंट है वो सेम रहेगा थ्रू आउट सारी वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है और जो सीरीज सर्किट है उसमें हमारे पास करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है. जो वोल्टेज होता है वो वेरी करता है, तो हमारे पास वोल्टेज उन्होंने डिफरेंट हमें बताया हुआ है, बस हमने सेम करंट यूज़ करना है. नाउ प्लॉट अ ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस एट वाई एक्सिस अगेंस्ट वोल्टेज एट एक्स एक्सिस. सो रेजिस्टेंस हमारे पास वाई एक्सिस पे, विच मीन्स कि दिस इज़ आर डिपेंडेंट वेरिएबल. जब हम वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट, तो जब हम वोल्टेज जैसे जैसे चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करके वो भी चेंज होता जाएगा. ओके, वोल्टेज हम कंट्रोल करें, सो दिस इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट एक्स एक्सिस. यूनिट्स आपने मेंशन जरूर करना है हमने, और हमने ओरिजिन से स्टार्ट करना है 0 0 ने मेंशन किया वे ड्रॉ दी बेस्ट फिट लाइन. तो हमने एक एवरेज लाइन यूज़ करनी है. सो दीज आर आवर वैल्यूज़ और हमारे पास 5 बॉक्सेस यहाँ से एंड 5 बॉक्सेस वी हैव फ्रॉम द एक्स एक्सिस. तो अब हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ की रेंज क्या है. अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लें 0.5 का गैप, फिर 1, फिर 1.5, 2, 2.5, तो ये ऐसे हमारी वैल्यूज़ को कवर कर रहा है, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ कहाँ से रेंज कर रही हैं फ्रॉम 1.2 to 2.4. तो ये सारी कवर हो रही हैं और फिर हम अपना वो भी पूरा कर रहे हैं कि हमने ओरिजिन से स्टार्ट करना है. अब लेट्स चेक रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हमारे पास क्या रेंज है फ्रॉम 3.53 to 7.06. तो हमने एक ऐसा स्केल चूज़ करना है जो हमारे लिए यूज़ करना भी ईजी हो. जैसे अगर हम 1.5 पे ले लेंगे तो हमारे ये सूटेबल तो होगा, लेकिन उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा. तो हम स्केल ले लेते हैं 2 के डिस्टेंस का, 2, 4, 6, 8, 10. तो हमारे पास 0 से लेकर 10 के दरमियान ये जो रेंज है ये फुलफिल हो रही है. 7.06 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, तो वो हमारे पास इसके अंदर ही आ रहा है. 8.0 एंड 10.0. नाउ वी विल प्लॉट अ ग्राफ. वहाँ से वैल्यूज़, यहाँ से वैल्यूज़, जल्दी जल्दी से हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करेंगे. सो मैंने अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं और अब मैं एक एवरेज सी लाइन ड्रॉ करूँगी जिसमें जो मतलब बीच से गुजरेगी मैक्सिमम पॉइंट्स के करीब से. सो इसको जहाँ तक चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं और ये मेरी लाइन जितने पॉइंट्स ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं. सो दिस इज़ एन एवरेज लाइन. नाउ पार्ट डी. डिटरमिन द ग्रेडियंट जी ऑफ द ग्राफ. शो क्लियरली ऑन द ग्राफ हाउ यू ऑब्टेन द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. तो इसके लिए हमने ट्रायंगुलर मेथड यूज़ करना है. हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसके अगेंस्ट हमने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और ग्रेडियंट के लिए यूज़ करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं होल पॉइंट्स सेलेक्ट करूँगी जहाँ हमारे पास होल नंबर आ रहा हो ताकि एक्यूरेट आ जाए आंसर. सो
फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक. सो दिस इज़ माई ट्राइंगल. हमने ग्राफ पे शो कर दिया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बताया था. नाउ आई विल एक्सटेंड दीज लाइन्स ताकि एक्स एक्सिस की रीडिंग्स भी मिल जाएँ और वाई एक्सिस की रीडिंग्स भी मिल जाएँ. And now my y-axis readings, this is going to be 2.6 and this one, this is 6.6. yes, this is 7, तो 6.6 हो जाएगी. Now we will use the formula for gradient. Gradient is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. So change in y-axis divided by change in x-axis. तो this is my y2, this is y1. इसके against ये x2 और ये x1. Sorry, opposite हो गया. This is the x-axis, so ये x2, x1 and this one is y2, y1. Sorry. Now we will use these values और कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम ग्रेडियंट डिटरमिन करेंगे. 6.4 माइनस दिस इज 2.6 डिवाइडेड बाय x2 इज़ 2 सॉरी दिस इज़ नॉट 2.4, दिस इज़ 2.2. मिस्टेक हो गई, उससे आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. दिस इज़ 0.8. इसमें जो आंसर है थोड़ा सा रेंज से बाहर आएगा क्योंकि मैंने वैल्यू गलत लिख लिया है, लेकिन अगर हम सही वैल्यू लिखेंगे तो उससे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट विद इन द रेंज आएगा. सो अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करी हूँ, लेकिन मेथड तो सेम ही है. वैल्यूज़ हमने बस एक्यूरेटली लेनी है अपने ग्राफ से. दिस इज़ 2.375, लेकिन हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेते हैं या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख लेती हूँ. सो इट इज़ 2.4 और यूनिट्स हम लिख देंगे y ओवर x है तो ओम पर वोल्ट्स. सो दिस इज़ माई ग्रेडियंट. वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. डन. क्वेश्चन नंबर 3. A student investigates the cooling of water under different conditions. Figure 3.1 shows the setup. तो हमारे पास सेटअप है, थर्मोमीटर है. The thermometer in figure 3.2 shows the room temperature theta r at the beginning of the experiment. Record theta r. तो हमारे पास 20 है, 20 से आगे जा रहे हैं हम. So this is 20.2 degrees Celsius. Now part B. The student pours 200 centimeter cube of hot water into the beaker. He places the thermometer in the water. He records the temperature theta of the hot water at time 0. He immediately starts the stopwatch. He records the temperature at 30 second intervals. यानी हम 30 का टेबल लेके चल रहे हैं, हर 30 सेकंड्स बाद वो चेक कर रहे हैं. 30, 60, 90, 120. The temperature readings are shown in the table. Write the names of the first times हमने फिल करने हैं. तो मैंने बताया जैसे कि हम 0 से स्टार्ट करते हुए 30 के इंटरवल्स पे चेक कर रहे हैं. ओके, तो 0 हमने इंक्लूड करना है. हम 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर लिखते जाएंगे. ओके, सो 0, 30, 60, 90, 120, 150 and then we have 180. So part 2. Complete the column headings in table 3.1. So column headings, time we have in seconds and theta हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है क्योंकि उन्होंने ऊपर हमें बताया हुआ है. Right, we are done with these 2 parts. Now next part. Calculate the decrease in temperature theta 1 between time 0 and 90. तो हमने देखना है कि 90 और 0 में हमारे पास जो टाइम्स हैं हम वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. राइट, दिस इज 95 माइनस 72 और ये है 23 डिग्री सेल्सियस. Now second part. Calculate the difference in temperature theta s between the temperature time 0 and theta r. Theta r इन्होंने हमें गिवन, हमने फाइंड आउट किया पहले 20.2 एंड टाइम 0 पे हमारे पास था 72 डिग्रीज, सॉरी 95 डिग्रीज. राइट, तो हम कैलकुलेट करेंगे 95 डिग्रीज माइनस 20.2 विच इज़ 74.8 आएगा हमारा आंसर. लेट्स चेक इट यूजिंग अ कैलकुलेटर. वैसे हमारा आंसर है 74.8. बट वेट, दिस इज़ नॉट करेक्ट. यस, दिस इज़ नॉट करेक्ट. हमारे पास एक्चुअली हमने जो मेजर करना था दिस इज़ नॉट 20.2, दिस इज़ 22 क्योंकि हमारे पास 20 से 30 के बीच में था ना. तो 1 डैश विल रिप्रेजेंट 1 डिग्री सेल्सियस. तो दिस 22 डिग्रीज, तो इसका आंसर आ जाएगा 73 डिग्रीज. सो आई एम सो सॉरी. नाउ कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर थीटा 2 बिटवीन टाइम 90 एंड 180 डिग्रीज. तो हमने 90 और 180 के टाइम के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है. 90 पे वी हैव 72 और 180 वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सॉरी, इधर नहीं, ऊपर 65 माइनस 72 इज इक्वल्स टू -7. हम -7 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्होंंने हमें ऑलरेडी बताया है डिक्रीज इन टेम्परेचर. तो डिक्रीज मीन्स माइनस, तो हमें टेम्परेचर बता देना है 7 डिग्रीज. ओके, कैलकुलेट द डिफरेंस इन टेम्परेचर थीटा टी. ये हमें 2 और टाइम इंटरवल्स दिए बिटवीन टाइम 90 सेकेंड्स एंड थीटा आर रूम टेम्परेचर. तो हम इस पर भी फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने बाकी पे किया है. 72 minus 22 which is 50 degrees Celsius. Yes. Now part D. A student suggests that the decreasing temperature of water in 90 seconds should be greater when the starting temperature is greater. State whether the results agree with the suggestion. Justify your statement by reference to the results. Yes, the answer is correct because see, जैसे जैसे हम वैल्यूज़ में नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास डिफरेंस जो होता है ना 2 वैल्यूज़ के दरमियान वो छोटा होता जाता है. तो हम पहले लिख देते हैं येस द रिजल्ट्स अग्री विद दिस सजेशन. ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स अ टेबल और हम उसमें देखते हैं कि डिफरेंस क्या वाकई में इस तरह से आ रहा है या नहीं. सो एज वी मूव डाउनवर्ड्स, पहले यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस था
9, राइट, 9 डिग्री का, फिर यहाँ 8 आ गया, फिर 6, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि डिक्रीज़ होता जा रहा है, राइट, 4, फिर इस तरह करके और कम होता जा रहा है. दिस इज करेक्ट. जब स्टार्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा था तो हम इसे लिखेंगे, आप वैल्यूज से रेफर कर लें, राइट, रेफरेंस टू दी वैल्यूज़ हमने देनी है, तो हम उस पर लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है, तो बस हम उसमें वो बता देंगे. व्हेन वी यूज़ हायर वैल्यूज़, जो इनिशियल वैल्यूज़ होंगी टेम्परेचर की, ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेटर डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा, तो वो वैल्यूज़ हम रेफ़र कर सकते हैं अगर वैल्यूज़ करना चाहें तो. एज मोर पार्टिकल्स हैव सफिशेंट एनर्जी, सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसकी इवेपोरेशन भी हो जाएगी. Now, next part. Suggest how you would continue the experiment using the same apparatus and method to investigate the suggestion. So now we have to prove कि हमने जो बताया है वो करेक्ट है, ओके, इन्वेस्टिगेट करें या करेक्ट है या नहीं है, हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ओके. तो उसके लिए एडिशनल रीडिंग्स ले लेंगे, डिफरेंट मतलब शॉर्टर टाइम इंटरवल्स पे. अभी हमने 30 सेकंड्स पे लिया ना, ठीक है, हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे लेंगे, छोटे टाइम इंटरवल्स पे, ओके. अब हम उसमें ऐड कर सकते हैं जैसे 150, 75, हम आगे पीछे के और टाइम्स ऐड कर लेंगे, ठीक है, हम इन टाइम्स पे भी लेना चाह रहे हैं, सो इट्स ओके. और हम लेते जाएंगे, मतलब एंड रीडिंग्स तक लेंगे अंटिल द टेम्परेचर रिटर्न्स बैक टू रूम टेम्परेचर. जब तक 22 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता हम लेते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि मतलब पर यूनिट टाइम कितना डिक्रीज़ हो रहा है, और एंड पे मतलब एंडिंग वाली जो वैल्यूज़ है उनमें जाके कितना डिक्रीज़ हो रहा है, ओके. तो हमने रूम टेम्परेचर पे आने तक चेक करते रहना है. नाउ रेफर टू द टेबल, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड बीकर आफ्टर कूलिंग, ठीक है, फर्दर 90 सेकंड्स, ठीक है. अब हमें देखना है कि 30 हमें 3 उस पर और आगे जाना है, तो अब देखिए यहाँ इतना डिक्रीज़ हो रहा है, 1 तक आ गया, तो हमारे पास आगे 0.5, 0.5, 1 इतना ही आएगा ना, और राइट. सो वी कैन से अगर यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे फर्दर और 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसको भी 0.5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है. इस तरह तो हम कोई भी मतलब इसमें रेंज होती है काफ़ी, हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 60 से 63 तक कुछ भी. सो आई राइट 62 डिग्री सेल्सियस. सो नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. A student investigates the effect of changing color of light on the focal length of a lens. Okay, the focal length f of a lens is given by the equation f is equals to uv divided by u plus v. The distance u is the distance between object and the lens. The distance v is the distance between the lens and the image that is formed on the screen. Okay, now plan an experiment to investigate this effect of changing the color of light on the focal length of a lens. The following apparatus is available: illuminated object, a selection of colored filters, converging lens, screen, meter ruler. Okay, other apparatus normally available in a school laboratory can also be used, ठीक है. In your plan you should draw a label diagram to show the arrangement of the apparatus. तो पहले हम एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करेंगे. yes, then we will explain briefly कि हम इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किस तरह से करें, मेजरमेंट्स वगैरह जो भी हमें लेना है. then we will draw a suitable टेबल ग्राफ वगैरह, एंड देन हमने बताना है कि हम कंक्लूजन को कैसे रीच करेंगे अपने रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्राइंग माई डायग्राम. सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है जिसके ऊपर मेरी सारी चीज़ें आएंगी, और लेबल भी हमने देने क्योंकि उन्होंने बताया कि लेबल डायग्राम. दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ आई विल ड्रॉ कन्वर्जिंग लेंस. क्योंकि मुझसे सही से ड्रॉ नहीं होगी तो मैं प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए एक ऐसी शेप दे सकती हूँ जो कन्वर्जिंग लेंस ही होती है बेसिकली. सो दिस इज़ माई कन्वर्जिंग लेंस. अब हम उसका सेंटर वाला पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर. उसके लिए हमने उसके बिल्कुल मिड पॉइंट से डॉटेड लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है, ये डॉटेड लाइन, और जो बिल्कुल सेंटर टच कर रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ ये डॉटेड लाइन, दिस इज माई ऑप्टिकल सेंटर. सो आई एम लेबलिंग इट एज ओ. ओके, अब मैंने अंदाजे से इन्हें इमेज बता देंगे. पहले मैं एक स्क्रीन ड्रॉ कर रही हूँ जिसके ऊपर इमेज डिस्प्ले होगी. दिस इज़ माई स्क्रीन. अब मैं इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट बना लूँगी. दिस इज माई स्क्रीन. यस, एंड दिस इज़ माई लेंस बिकॉज देयर सेइंग कि लेबल डायग्राम बनानी है. नाउ मैं अंदाजे से एक इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट कहीं पे भी ड्रॉ करी हूँ कि मैंने लेबल डायग्राम शो करनी है. सो इट्स फाइन, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट मीन्स कि वो लाइट रेज फॉर्म कर रहा है और वो लाइट रेज जाके इमेज फॉर्म करेंगे. ओके, अब फोकल पॉइंट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो पहले हम सेंटर से एक रे ड्रॉ करेंगे, राइट, जहाँ स्क्रीन पे इमेज हमने फॉर्म करनी है. इसको हम स्ट्रेट लेते जाएंगे लाइक दिस. हमने इसे स्क्रीन तक लेके जाना है. वैसे एक यहाँ से होता है ना, तो मैं अंदाजे से कहीं भी लिख सकती हूँ फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस जैसे कहते हैं. पहले हम सेंटर वाली रे को एक्सटेंड कर लेंगे अपनी स्क्रीन तक, और फिर वहाँ जिस पॉइंट पे वो टच करेगी मीन्स वो इमेज पॉइंट है, और फिर हमने उसी पॉइंट को कनेक्ट करना है अपनी सेकंड रे के साथ, और जिस पॉइंट से वो पास करेगा दैट इज़ माई फोकल पॉइंट. तो मैंने मतलब थोड़ा करीब करीब ले लिया था अंदाजे से भी. सो दिस इज़ माई फोकल पॉइंट. सो बस इतना ही हमें ड्रॉ करना है. और एक हमने जो सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स है ना, हमने जहाँ से कलर्स चेंज करना है शीट्स के थ्रू, तो हमने वो भी ड्रॉ कर देनी है, राइट. सो वो हमने समवट बिटवीन द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में रखनी है ताकि कलर लेंस के अंदर जाने से पहले चेंज हो जाए. ओके, सो दिस इज़ माई कलर्ड फिल्टर. ठीक है, यहाँ पे हम फिल्टर चेंज कर सकते हैं. नाउ डन विद दिस पार्ट, लेबल डायग्राम हो गई है. नाउ ओके, वी ऑल्सो हैव टू शो दी फोकल लेंथ वगैरह, वी एंड यू जो इन्होंने हमें बताया था, तो वो भी हम शो कर देंगे तो अच्छा इंप्रेशन जा सकता है. सो दिस इज़ वी, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस. ओके, दिस वन इज़ वी एंड वो यू था, इमेज एंड लेंस के बिटवीन.
वी आर डन विद दिस. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू द इन्वेस्टिगेशन. मेजरमेंट्स वगैरह इंक्लूड करने तो हम उसकी ब्रीफ डिटेल्स देंगे. तो हम स्टेप्स की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो ज़्यादा नीट और क्लियर हो जाता है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमने डिफरेंट कलर्ड फिल्टर्स यूज़ करने हैं और उनके थ्रू हमने डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करवानी है. ठीक है, तो हमारे पास उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है. तो यूज़ डिफरेंट कलर्ड फिल्टर्स सो दैट डिफरेंट इमेजेस में फॉर्म. वो डिपेंड करेगा कि जो हमने फिल्टर यूज़ किया है उसकी वजह से क्या कलर आ रहा है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट का, और फिर हम देखेंगे कि क्या इमेज फॉर्म होती है, किस टाइप की इमेज है. नाउ स्टेप नंबर 2, अब हमने डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रिपीट करना है उसे. तो इस हिसाब से हमारे पास यू और वी दोनों चेंज हो जाएंगे. तो हमने और कोई सेटअप चेंज नहीं करना, ना स्क्रीन के डिस्टेंस को चेंज करना, ना इमेज ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना. हमने सिर्फ लेंस को आगे पीछे मूव करवाना है, जिसकी वजह से यू और वी दोनों चेंज होंगे. तो हमें लिखना है रिपीट यूजिंग डिफरेंट डिस्टेंसेज. तो हमने एडजस्ट करना है दोनों यू और वी को सेपरेटली से, और जस्ट सिंपली मूव द लेंस. जब हम लेंस को मूव करेंगे तो दोनों पे इफेक्ट होगा. तो बस ये लिखना है. बस हमने लेंस मूव करनी है, उसी से सारा काम हो जाएगा. नाउ स्टेप नंबर 3, अब हम फार्मूला को यूज़ करेंगे, उसमें यू एंड वी की वैल्यूज़ डालेंगे और हम फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे. सो यूजिंग द फार्मूला एफ इज इक्वल्स टू यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी डिटर्मिन द फोकल लेंथ एट डिफरेंट डिस्टेंसेज. तो फार्मूला हमें ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था, हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे और फोकल लेंथ फाइंड करेंगे जब हम यू को भी चेंज करें और वी को भी चेंज करें. तो डिस्टेंस जो है लेंस का ऑब्जेक्ट से और इमेज से, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे. नाउ स्टेप नंबर 4, अब हमने अपने रिजल्ट्स को जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं जो हमने मेजर किए हैं उसको हमने रिकॉर्ड करना है, और ये सब कुछ हम स्केल के थ्रू करें. तो स्टेप नंबर 4 में हम लिखेंगे प्रिपेयर अ टेबल टू रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स एंड प्लॉट अ ग्राफ ऑफ यू अगेंस्ट एफ, या फिर हम वी अगेंस्ट एफ का. मतलब एक ही बात है, हमने बस एफ को डिपेंडेंट वेरिएबल रखना है. जब हम यू या वी चेंज करेंगे तो उससे हमारे पास एफ के अंदर चेंजेस आएगी. तो हम आइदर यू का ग्राफ बना रहे हैं या आइदर वी का ग्राफ बना रहे हैं, हमने इन दोनों में से किसी एक को एक्स एक्सेस पे लेना है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. तो हम टेबल में अपने रिजल्ट्स रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, और फिर जो ग्रेडियंट होगा ग्राफ का उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड क्या है, जो मतलब किस ट्रेंड के हिसाब से फोकल लेंथ डिपेंड कर रही है इन दोनों पे. So using the gradient of your graph, identify the trend in the relation between the values taken at y-axis and x-axis and use the gradient to find the final conclusion. तो हमारा जो ग्रेडियंट होगा उससे हम रिलेशन देखेंगे और उसके बेस पे हम बताएंगे कि इनका रिलेशन है क्या और असल में कंक्लूजन है क्या, किस तरह से इफेक्ट हो रही है फोकल लेंथ. और ये मैंने बता दिया कि फोकल लेंथ को हमने वाई एक्सिस पे लेना है क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वी या यू में से जो भी हम डिस्टेंस है उनमें से किसी एक डिस्टेंस को हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जैसे जैसे हम उसे चेंज करेंगे फोकल लेंथ चेंज होगी. तो इसको भी हम मेंशन कर देंगे अपने आंसर में. अब हमने देखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट हैं वो क्या हैं, ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए. तो हमारे पास जो डिस्टेंस है लेंस स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान वो हमेशा कांस्टेंट रखना चाहिए. और जो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है जो लाइट प्रोड्यूस करे उसकी लाइट इंटेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहनी चाहिए, ताकि जो लाइट रेज हैं वो इफेक्ट ना कर सके हमारे रिजल्ट को. तो इसके लिए मैं लिखूंगी मेक श्योर टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंड ऑल्सो द लाइट इंटेंसिटी ऑफ द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट सो दैट दे मे नॉट इफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ आवर रिजल्ट्स. क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेट करना है दूसरे फैक्टर्स को, हम फोकल लेंथ को इन्वेस्टिगेट करें यू और वी चेंज करते हुए. अच्छा, अब इस डिस्टेंस को मैंने एक्स ले लिया तो मैं ये ब्रैकेट में एक्स मेंशन कर सकती हूँ कि मैं इस डिस्टेंस की बात करी, हमने इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है. अगर हम ये फैक्टर्स भी चेंज कर देंगे तो डिफरेंट फैक्टर्स हो जाएंगे जो हमारी फोकल लेंथ को चेंज करेंगे, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि यू और वी का क्या रिलेशन बनता है. फिर लास्ट में अब हमने ये टेबल भी प्रिपेयर करना है इसका एंड में, और ग्राफ भी प्रिपेयर करके दिखाना है जो हमने एक्सेस को लेबल करना है और टेबल की हेडिंग्स को. और फिर एक लास्ट में हम लिखेंगे कि रिपीट योर एक्सपेरिमेंट टॉइस एंड यूज़ द एवरेज ऑफ योर रिजल्ट्स फॉर फर्दर एक्यूरेसी. तो टॉइस या थ्राइस कुछ भी लिख सकते हैं, और जब हम एवरेज यूज़ करेंगे जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हम उन जैसे 3 दफ़ा रिपीट किया तो 3 वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे. तो हमने एवरेज फाइंड करनी है, वो ज़्यादा रिलायबल होगी क्योंकि जो इनएक्यूरेसी का चांस होगा वो डिवाइड हो जाएगा तीनों वैल्यूज़ में. बस ये. और अब हम टेबल्स ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब इसके अंदर हमने लेबल डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर ली थी, अब एक्सप्लेनेशन भी दे दी, और हमने रिजल्ट्स कंक्लूजन तक किस तरह रीच करना है वो बता दिया था कि हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे ग्राफ का, और वो सारा मेथड जो बताया था. अब हम रह गए हैं टेबल और ग्राफ के साथ, तो हमने वो ड्रॉ करना है. सबसे पहले हम ड्राइंगे टेबल. ये मेरी चॉइस है कि मैं कितनी रोज़ बनाना चाहती हूँ और कितने कॉलम्स बनाना चाहती हूँ. वैसे भी हमने फिल तो नहीं करनी है उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं है. अब इसमें मेरी मर्जी है मैं क्या क्या हेडिंग्स देना चाहती हूँ. पहले कलर ऑफ द फिल्टर, क्योंकि हाँ कलर तो ज़रूरी है, उस पर इफेक्ट देखना है. फिर वी पर सेंटीमीटर, यू पर सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ वो भी पर सेंटीमीटर देखेंगे. बस ये था, इसमें हमने कुछ फिल नहीं करना. फिर ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ में कोई भी वैल्यूज़ है कुछ भी प्लॉट नहीं करना, हमने बस एक्सेस लेबल करना है. तो हमारे पास जो हमने अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मेंशन किया था एफ पर सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमने वाई एक्सेस पे लिया क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और सेम हम एक्स एक्सेस पे लेंगे यू पर सेंटीमीटर या वी पर सेंटीमीटर में से एक चीज़, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. तो ये पार्ट भी डन हो गया और ऑल 4 पॉइंट्स आर कवर्ड.